नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 प्रोजेक्ट कार्य विषय गणित कक्षा 7 के लिए हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, हम इन दोनों कक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट कार्य आसानी से हम पूर्ण करवा सकते हैं छात्रों से। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य हमें 2 प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को देना है जिनका पूर्णांक है 40 अंक। इसमें एक प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का होगा, तो इस प्रकार से पूर्णांक 40 अंक का होगा। तो आइए वार्षिक परीक्षा के लिए हम गणित विषय के प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार से हम हल करवा सकते हैं। देखिए, यह प्रोजेक्ट कार्य सुझावात्मक रूप से बताए जा रहे हैं। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के भी प्रोजेक्ट कार्य आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का प्रोजेक्ट कार्य। पहला प्रोजेक्ट कार्य आप इस प्रकार से दे सकते हैं। विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखें और सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देवें। देखिए, इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करवा सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर सारणी बना सकते हैं। अब विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, ये इसका उत्तर है। इस प्रकार से आप सारणी को तैयार कर सकते हैं। विषय दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस प्रकार से दिनों के नाम लिख देंगे। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार से हम विषय के नाम लिख देंगे। अब हम जैसे कि देखेंगे यहाँ सोमवार, विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय 7 से 8 PM। इसी प्रकार से देखिए, बुधवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इनमें हम जो समय है अब हम लिख सकते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से इस सारणी को पूर्ण करने के बाद हम देखेंगे इसमें नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनके आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। तो देखिए, यहाँ पर मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। तो देखिए, 8 से 8:30 हिंदी द्वितीय भाषा। देखिए, द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। इसके बाद देखिए, यहाँ 6 से 8, यहाँ देखिए 2 घंटा यहाँ समय लगा। इसके बाद देखिए 4 से, तो हम देखेंगे गणित विषय सबसे अधिक पढ़ा गया, तो यहाँ हम लिख देंगे विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को गणित विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। इसके बाद है, किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की। तो आप देख सकते हैं सारणी को देखकर, सोमवार को विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई को दिया सबसे अधिक समय। इसके बाद देखिए, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की। तो तृतीय भाषा की पढ़ाई सबसे कम की। तो हम इस प्रकार सारणी को देखकर इसके आंसर दे सकते हैं। पहले आप सारणी तैयार कर लें, इसके बाद निम्न प्रश्नों के आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित व विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया। तो आप देख सकते हैं सारणी के आधार पर। तो अब इसका आंसर भी इस प्रकार से दे सकते हैं। पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित को 7 घंटे तथा विज्ञान को 5.5 घंटे दिए। उपरोक्त आंकड़े का प्रयोग कर एक दंड आलेख भी बनाइए। तो आप दंड आलेख भी इसका बना सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को छात्रों से पूर्ण करा सकते हैं। छात्र आसानी से इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है, आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्री का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपये लगेंगे, सारणी में भरिए। तो देखिए, इस प्रकार से सारणी दी गई है। पहले मूल्य पता कर लें। सारणी में देखिए, खाद्य सामग्री का नाम दिया गया है। इसके बाद है खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम। तो हम देखिए, इस प्रकार से जो खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, इसका मूल्य है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, मान लीजिए इसका मूल्य है। तो हम इस प्रकार से हम उसका मूल्य लिख देंगे। इसके बाद चावल का जो भी मूल्य है उसे हम यहाँ लिख देंगे। शक्कर का मूल्य, नमक का मूल्य, तुअर दाल, इस प्रकार से जो खाद्य सामग्री है इनके सामने इनका मूल्य पता करके हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए, मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। देखिए, हमने पहले ये सूची तैयार कर ली है, इसकी मूल्य सूची। अब इसके आधार पर देखिए, मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ जो सारणी दी गई है। जैसे वजन, गेहूं के लिए रुपये जो लगेंगे
चावल के लिए रुपये जो लगेंगे, शक्कर के लिए रुपये जो लगेंगे, नमक के लिए, तुअर दाल के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर खाद्य सामग्री दी गई है और इनके लिए जो वज़न दिया गया है इसके आधार पर कितने रुपए लगेंगे, इस प्रकार से आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। जैसे 250 ग्राम के लिए देखिए गेहूं का जो मूल्य है 20 रुपये किलोग्राम है, तो 250 ग्राम अर्थात 1 पाव के लिए 5 रुपये लगेंगे। चावल के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो आप देख सकते हैं सारणी में चावल का मूल्य क्या है, देखिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो यहाँ देखिए चावल के लिए रुपये 250 के लिए 7 रुपये 50 पैसे लगेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी खाद्य सामग्री के वजन के आधार पर इनके मूल्य आसानी से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं और छात्र इसे इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ वस्तु दी गई है, वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का हम नाम इस प्रकार से लिख देंगे। जैसे कि देखिए वस्तु का नाम बिस्किट, पुस्तक, कंपास बॉक्स, रबर, माचिस, स्केल, डस्टर, मोबाइल, अभ्यास पुस्तिका। तो इस प्रकार से हम वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं के नाम लिख देंगे। अब इनकी लंबाई और चौड़ाई भी हम स्केल की सहायता से माप कर हम लिख देंगे और इसके बाद इसका परिमाप और क्षेत्रफल भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि बिस्किट, इसकी वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा, देखिए आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम परिमाप के सूत्र से इसका परिमाप लिख सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी वस्तुओं के लंबाई चौड़ाई लिखकर उसका परिमाप और क्षेत्रफल हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद दिया है उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो आप सारणी में देख सकते हैं कि यहाँ जो क्षेत्रफल वाला कॉलम दिया है इसमें किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उसके आधार पर आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसके बाद है किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, रबर का परिमाप सबसे कम है। इस प्रकार से आप सारणी के आधार पर प्रश्न के आंसर आसानी से दे सकते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल को लिख देंगे और सबसे कम क्षेत्रफल को लिखेंगे और इसमें अंतर हम ज्ञात कर लेंगे, इसे घटा देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो देखेंगे आप सारणी में कौन कौन सी वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे वस्तु जिनकी लंबाई समान है और वस्तु जिनकी चौड़ाई समान है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को भी आसानी से छात्रों को दे सकते हैं और छात्र इसे इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल याद कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर समतल पृष्ठ वाली जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वस्तु का नाम, लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में और इनका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जैसे वस्तु के नाम है मेज़, पुस्तक, मोबाइल, माचिस की डिब्बी, दरवाज़ा, कंपास बॉक्स, दर्पण, दफ्ती, पोस्टर, फोटो, अभ्यास पुस्तिका जो समतल पृष्ठ वाली है और इनकी लंबाई चौड़ाई लिख देंगे हम। देखिए जैसे कि मेज़, इसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होगा 2700 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के आधार पर हम इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ सभी वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में लिखकर उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो देखेंगे आप यहाँ जो सारणी तैयार की गई है इसमें कौन सी वस्तु का क्षेत्रफल अधिक है, मेज का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो हम इसका नाम लिख देंगे। इसके बाद है दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम एवं क्षेत्रफल लिखिए। तो माचिस की डिब्बी
और इसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो हम लिख देंगे दरवाजे का क्षेत्रफल जितना है उसको लिख देंगे और पुस्तक का क्षेत्रफल, और इसे हम घटा देंगे तो इसका अंतर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो आप सबसे अधिक क्षेत्रफल लिख देंगे और सबसे कम क्षेत्रफल लिख देंगे, इनका अंतर आप इसे घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। जो सारणी हमने तैयार किया है उसमें जो क्षेत्रफल है उसको आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते हुए क्रम में उनको क्षेत्रफल को लिखना है, तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है विद्यार्थी कक्षा 6 और 7 की गणित विषय की पाठ्यपुस्तक तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को भी हम दे सकते हैं। गणितज्ञ का नाम हम अपनी जो पाठ्यपुस्तक है इनसे हम किन्हीं 3 गणितज्ञों के जानकारी एकत्र करेंगे। कोई भी 3 गणितज्ञ हो सकते हैं। जैसे गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन और शकुंतला देवी। अब इनके देखिए यहाँ सारणी दी गई है, इनकी जन्म तिथि, इनका जन्म स्थान, इनकी शिक्षा और गणित में इनका योगदान। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इनके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए आसानी से। इसके बाद देखिए आप अपने माता पिता भाई बहन आदि अन्य संसाधनों की मदद से जानकारी पता करके लिखें। इसके बाद देखिए तीनों में से किस गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ है, तो आर्यभट्ट का जन्म आप सारणी में देखेंगे तो सबसे पहले हुआ है। इसके बाद तीनों में से कौन गणितज्ञ मध्य प्रदेश के थे, तो इनमें से तीनों मध्य प्रदेश के नहीं थे। इसके बाद है किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था और किन गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था, तो आप लिख सकते हैं ईसा पूर्व में आर्यभट्ट का जन्म और ईसवीं शताब्दी में श्रीनिवास रामानुजन और शकुंतला देवी इनका हुआ था। तो आप इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से छात्रों को दे सकते हैं, छात्र इन्हें इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ सुझावात्मक रूप से 5 प्रोजेक्ट कार्य तैयार किया है। आप इस प्रकार से छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य हल करने के लिए दे सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।